अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जो आजकल आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है, तो इसी हवाले से कल से जो है बहुत ज़्यादा आपने सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखा होगा, ट्विटर पे ट्रेंड देखा होगा कि कैसे कम स्कोर के साथ भी पाकिस्तान जो है वो जीत गया। 200 बना के 400 वाला मैच कैसे जीत गया, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि एक डकवर्थ लुईस टर्न मेथड की बात, ये बाज़गश्त बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रही होगी, तो उसको आज हम डिस्कस करने चलेंगे कि ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई क्रिकेट के अंदर, क्या हिस्ट्री में ऐसे वाकयात हुए, क्या ऐसे मैचेस में ऐसी चीजें हुई कि जिसकी वजह से ये सोचा गया कि एक बैलेंस्ड फार्मूला जिसके तहत एक जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम हो उसके लिए क्या रिवाइज टारगेट होना चाहिए। तो एक स्टेटिस्टिकली एक एल्गोरिदम बनाया गया था जो कि जिसको डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड के नाम से याद कर किया जाता है। और स्टर्न बेसिकली इट्स द अमेंडेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल डकवर्थ लुईस मेथड जो कि 2013 के अंदर स्टीवन स्टर्न ने अमेंड किया था। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहूंगा जिसने दुनिया क्रिकेट को हिला कर रख दिया। होता ये है कि मैच हो रहा रहता है सेमीफाइनल ऑफ द 1992 वर्ल्ड कप, और काफी दुनिया की नजरें इस पर होती हैं। पाकिस्तान पहला सेमीफाइनल जीत चुका है, और पाकिस्तान जो जीतेगा इन दोनों में से, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से, उसने पाकिस्तान को फेस करना है इन द फाइनल। होता ये है कि उस वक्त जो रूल चल रहा था, उस वक्त ये होता है कि अगर बारिश ने आपका मैच डिडक्ट किया या बारिश ने आपका मैच रोक लिया, तो उसमें सिचुएशन क्या होगी कि जितने ओवर्स माइनस होंगे या जितना टाइम वेस्ट होगा बारिश की वजह से, तो उतने ओवर्स जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे पहले बैटिंग करने वाली टीम के स्कोर से। उसका स्कोर उन ओवर्स का माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। इसमें फर्दर सिचुएशन क्या है कि जी जो ओवर्स माइनस किए जाएंगे ना, वो पहली टीम ने जो वर्स्ट ओवर खेले होंगे ना, मतलब जिनमें उनका सबसे मिनिमम स्कोर होगा, वो ओवर्स माइनस किए जाएंगे। होता क्या है, बारिश होती है 12 मिनट के लिए और 2 ओवर्स जो हैं सेमीफाइनल के वेस्ट हो जाते हैं। और उससे पहले साउथ अफ्रीका को 13 बॉल्स पे 22 रन चाहिए होते हैं और दे हैव 5 विकेट्स इन हैंड, जो एक बड़ा एक किसी भी मैच में आप देखें और सेमीफाइनल चल रहा हो तो इट्स क्वाइट चेजेबल स्कोर। अब होता क्या है, 12 मिनट बारिश की वजह से मैच रुकता है, 2 ओवर्स जो हैं वो माइनस कर लिए जाते हैं। तो अब नीचे रिवाइज टारगेट बनाना है जी, 1 बॉल पर कितने रन चाहिए होंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर हम उसको आज के डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से देखें, तो टारगेट क्या होना चाहिए था, एक बॉल पे मैक्सिमम 5 रन चाहिए थे। 4 4 टू टाई एंड 5 टू विन। मतलब अगर साउथ अफ्रीका दिस विल बी अ बेटर सिचुएशन होती कि साउथ अफ्रीका ने एक हिट मारी, अगर चौका लग गया तो अगेन टाई हो जाएगा और फिर किसी और फार्मूले के तहत उसको गेज किया जाता। लेकिन होता क्या है कि 2 ओवर्स वर्स्ट निकालने थे इंग्लैंड के स्कोर से, तो साउथ अफ्रीका ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका ने 2 ओवर्स मेडन करवाए थे इंग्लैंड को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इंग्लैंड का जब स्कोर माइनस किया गया 48 ओवर्स का निकालने के लिए, तो वो वही टारगेट रह गया। और रिवाइज टारगेट क्या बनाया गया कि साउथ अफ्रीका को एक बॉल पर 22 रन चाहिए, जो कि एक सरासर ज्यादती थी कि एक सेमीफाइनल के प्लेटफॉर्म पर एक टीम के साथ, मतलब बेसिकली तो वॉक ओवर दे दिया। एक बॉल पे 22 बनाना तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं था। तो उस वक्त वहां पे एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट बोली थी। उस वक्त वहां कमेंटेटर मौजूद थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, जिन्होंने बोला था, श्योरली समवन समवेयर कुड कम अप विद समथिंग बेटर, बिकॉज इट वाज टोटली एक डिस्क्रिमिनेशन हुई थी एक टीम के साथ। तो पूरी जो दुनिया क्रिकेट जाएगा, वो 151 बना दीजिए। मतलब उसी एवरेज के हिसाब से, 6 की एवरेज के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो टीम ए के साथ से ज्यादती हो गई है, क्योंकि जब 50 ओवर्स की गेम होगी तो टीम को पता है कि जो टीम बैटिंग करने जा रही है, चेज करने, वो उसके जेहन में दो चीजें होंगी। एक तो उसने विकेट्स को भी बचाना है और उसने अपना रन रेट को भी एक्सेलरेट करना है और उसने अकॉर्डिंगली चल रहा होना है। लेकिन जब वो बाद में बैटिंग करी होगी और कम ओवर्स के साथ बैटिंग कर रही है और सेम रन रेट ही चाहिए, तो उनको पता है कि दे कैन टेक मैक्सिमम रिस्क, और वो उस हिसाब से ऑल आउट जाएंगे। और इस वजह से टीम ए को जो है वो 6 रन 25 ओवर में रोकना मुश्किल हो जाए। जैसे हमें पता है कि T20 के अंदर 160 170 का स्कोर बनाना इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अगर 50 ओवर्स की गेम के अंदर आपको 400 प्लस स्कोर बनाना पड़े, तो वो एक वाकई एक अजाब बन जाता है। तो इसलिए चेज करते हुए, तो इसलिए जो है ये भी एक फ्लॉड फार्मूला था। सो फिर जैसे क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस ने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई बंदा अच्छे फार्मूले के साथ वापस आएगा, और उन्होंने ये कमेंट्रेटरी करते हुए 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान ये बात कही थी। तो इसका जवाब फिर दो स्टेटिस्टिशियंस थे, फ्रैंक डकवर्थ एंड टोनी लेविस। उन्होंने 1997 में इसको डेवलप किया था, और स्टर्न जो है, स्टीव स्टर्न जो है, उन्होंने 2014 में इसको टेक ओवर कर लिया और अब सब मेथड जो है वो
चला रहे हैं और वो अपडेट करते जा रहे हैं। दुनिया क्रिकेट के जो भी तमाम अपडेट्स चल रही हैं, जिस हिसाब से गेम्स चेंज हो रही हैं, गेम्स के फिनोमिनन चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से वो इस डीएलएस मेथड को चेंज करते जा रहे हैं। ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि यार बेसिकली यूज क्यों होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूज क्यों होता है। जब आपकी नेचुरल गेम होगी, टेस्ट क्रिकेट में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में इफ देयर इज 5 डे मैच है, तो जितने दिन बारिश होगी उतने दिन जाया हो जाएंगे, और अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो टेस्ट में रिजल्ट क्या है, ड्रॉ की एक आपके पास ऑप्शन होती है। लेकिन जब आप ओडीआई क्रिकेट में आते हैं या टी20 क्रिकेट में आते हैं, तो दिस इज द लिमिट ओवर क्रिकेट। तो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अगर बारिश पर ये है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर ये होता है कि अगर आपने रिजल्ट आपको चाहिए, अदरवाइज अगर एक लिमिटेड ओवर्स ना हो सके, फॉर एग्जांपल 50 ओवर्स का मैच है, पहली टीम ने 50 ओवर पूरे खेलनी है, लेकिन दूसरी टीम बैटिंग के अंदर 20 ओवर नहीं खेल सकी, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट कोई भी मैच का नहीं होगा। लेकिन अगर 20 से ज्यादा का उसको ओवर खेल लेती है एक टीम, तो फिर एक फिनोमिनन, एक पूरा मेथड बनाया गया जिसको डिजाइन किया, जिसको डीएलएस के नाम से आप याद करते हो, और उसके लिए पूरा एक रेग्रेसिव फार्मूला, एक टेबल है जो मैं आपको शो करूंगा, जिसके अंदर वैल्यूज पुट करके आप जो है किसी वक्त कभी पार स्कोर निकाल सकते हो टीम का। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उस टीम का जो भी टारगेट है, जो उसने सेट किया, जितना उसको होना चाहिए था स्कोर, वट वाज सपोज टू बी, वो आप टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये किसके लिए होगा? फॉर द टीम बैटिंग सेकंड। और इसका पर्पस बेसिकली ये था कि आपने किसी तरह से जो एक एडवांटेज है, मतलब मोस्टली ये होता है ना कि अगर आप या तो एवरेज फार्मूला पे चले जाएं, या तो टीम ए को एडवांटेज हो जाएगा, जैसे आपने वर्स्ट ओवर माइनस कर देने हैं, तो उससे तो टीम ए को एडवांटेज हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस 50 ओवर का मैच है और टीम ए ने पुराने मेथड के हिसाब से जो 1992 में वर्ल्ड कप में लगा था, अगर उसको हम लगाएं, तो टीम ए ने फॉर इंस्टेंस 50 ओवर में 320 रन बनाए। ठीक है, 50 ओवर में 320 रन के अंदर उनके 10 ओवर ऐसे थे कि जिसमें उसने सिर्फ 20 रन बनाए थे। अब उनको रन रेट क्या चाहिए था? 6.4 चाहिए था चेस करते हुए टीम बी को, लेकिन जो एक मैनेजेबल रन रेट है, ऑलमोस्ट रन बॉल चलना है। लेकिन अब बारिश हो गई और 10 ओवर आपको माइनस करने हैं, जो वर्स्ट है, वर्स्ट मिनिमम स्कोर वाले ओवर माइनस करने पड़े। तो अब आपने माइनस किए, तो उनके तो 10 ओवर में 20 माइनस हुए, और जो टीम बी है उसको क्या नुकसान हो जाता है कि भाई रन रेट अचानक से 6.4 से 7.5 हो गया उनको रिक्वायर करने वाला। तो इस पर क्या एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर हुआ, और बॉलिंग में जरिए पता न्यू बॉल के साथ अक्सर आपको ब्रेक थ्रू मिल जाता है, तो वो टीम अंडर प्रेशर चली जाएगी, टीम बी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। लाइकवाइज जो एवरेज वाला फार्मूला है वो टीम ए के लिए डिसएडवांटेज है। तो इस वजह से फिर किया क्या जाए? तो जो दो स्टैटिस्टिशियंस थे, फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस, ने मेथड बनाया और उन्होंने एवरेज रन रेट या मिनिमम ओवर फार्मूला को रिप्लेस करके दिया कि इस तरह से आप करना है। और ये जो जस्ट रिवाइजिंग द टारगेट है, इससे क्या हो रहा है, इससे जो सिर्फ बैटिंग एवरेज की बेस पर, उससे क्या हो रहा है कि जो साइड दूसरे पे बैटिंग करी है उसको एडवांटेज हो रहा है। तो हमने फ्री एंड फेयर और क्लीन गेम को लेके चलना है, तो क्लीन गेम और ताकि दोनों को इक्वल चांसेस मिले, उसके लिए ये सिस्टम फेयर नहीं है। तो उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला, एक रिग्रेसिव मेथड के तहत बनाया, जिसके अंदर उन्होंने कोई 900 के लगभग मैचेस की स्टडी की, उनके स्कोर्स देखा, उसके बाद उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया। उस एल्गोरिदम को बार बार अपडेट किया जाता रहता है। जैसे 2010 के अंदर टी20 मैच हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए टी20 वर्ल्ड कप के अंदर 191 बनाए थे। अब 191 इंग्लैंड ने बनाया, और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने जो है, वेस्ट इंडीज को जो पार स्कोर मिला, वेस्ट इंडीज ने उसके जवाब में 2.2 ओवर्स में 31 बना लिए, तो बारिश हो गई। अब 6 ओवर पे गेम जब रिड्यूस हुई, तो वेस्ट इंडीज को टारगेट मिला 60 रन का, तो वेस्ट इंडीज ने उसको चेस डाउन कर लिया। लेकिन अगर उसको उस फिनोमिनन पे बनाया जाता कि जिसके तहत पूरा अगर पार्ट, फिर उसको अमेंड किया गया, फिर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ कि ये डीएलएस जो अभी करंट फॉर्म में ये भी नहीं है, तो फिर स्टीवन स्टैंड ने उसको फर्दर अमेंड किया, और अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो एक अमेंडेड वर्जन है। इसके अलावा आपसे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और डीएलएस एक इंपॉर्टेंट स्टेप पे रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने जो इसको देखना है कि आईसीसी ने इसको फॉर्मली अडॉप्ट कब किया था। तो आईसीसी ने इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया था 1999 के ओडीआई मैचेस। 1999 के ओडीआई मैचेस के अंदर आईसीसी ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था, और जब ये सबसे पहले यूज हुआ था 1999 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, फिर 2003 में, फिर 2007 में, एंड देन ऑनवर्ड्स ये चलता हुआ आ रहा है। नॉट इट्स द परमानेंट फीचर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट मैचेस जो भी, गया टी20 आप खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, तो उन दोनों के अंदर आपको डीएलएस सिस्टम मिलता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? वही अगेन में केस स्टडी यही थी कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था, जिस पर फिर क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस ने कहा था समवन समवेयर वुड कम अप विद समथिंग बेटर। सो उसमें ये है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच होता है, और उसने फोर्स कर दिया, उसने दुनिया क्रिकेट के जो मुबस्सिरीन थे, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फार्मूलाज बनाने वाले थे, जो भी लोग थे, उनको फोर्स कर दिया कि ये एक ज्यादती हुई है, और अगर गेम पूरी होती या कोई और अच्छा मेथड होता, तो शायद साउथ अफ्रीका भी फाइनल में जा सकता था और इंग्लैंड को इस तरह से वॉकओवर नहीं मिलता। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका कार क्या है, मतलब इसके में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अच्छा, तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। रिसोर्सेज दो तरह की हैं, एक नंबर ऑफ विकेट्स एंड रिमेनिंग ओवर्स, जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है। मेन फैक्टर्स क्या है कि भाई हाउ मेनी ओवर्स आर लॉस्ट, कितने ओवर्स जाया हो चुके हैं, ठीक है। और व्हेन वर द ओवर्स लॉस्ट, ये ओवर्स किस वक्त में या किस टाइम पर, किस समय पर लॉस हुए मैच के दौरान, किस मौके पर जो है कुछ ओवर्स जो है बैटिंग सेकंड करने वाली, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, फॉर इंस्टेंस बैटिंग फर्स्ट पे भी ये लग जाता है ना कि आपने मैच खेल रहे हैं और आपने मैच बैटिंग करते करते आपने 30 ओवर में फॉर इंस्टेंस आपने बनाए थे 170 रन, ठीक है। अब 35 ओवर में आपने 190 बनाया, लेकिन टारगेट जो मिलेगा टीम बी को वो 35 में 190 नहीं मिलेगा, आपकी रिसोर्सेज उसकी रिसोर्सेज और सब कैलकुलेट करके उस रिग्रेसिव फार्मूला से टारगेट वुड बी समथिंग लाइक 200 एंड 205 206, इस तरह से थोड़ा आपको बड़ा हुआ टारगेट मिलेगा। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, पाकिस्तान का मैच अगर आप लोगों को याद हो, पाकिस्तान ने मैच खेला था 2015 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 222 बनाए थे, लेकिन वो बारिश से अफेक्टेड मैच था और पाकिस्तान को 47 ओवर्स पाकिस्तान दोनों टीम्स के लिए रिड्यूस हो गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका को जो टारगेट मिला था वो 232 मिला था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के मैच के दौरान बारिश हो गई थी पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान, और उसके बाद उस पर फिर एक रिवाइज्ड जो पूरा पार स्कोर निकाला गया, और उस पर क्या बना कि 232 जो है वो टारगेट है कि जो साउथ अफ्रीका ने चेज करना, और वो साउथ अफ्रीका नहीं कर सका था, और पाकिस्तान 30 रन से वो मैच जीत गया था, और पाकिस्तान ने फिर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। फिर तीसरी चीज क्या है, विकेट्स इन हैंड, विकेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जो कल मैच हुआ है उसमें अगर पाकिस्तान, फॉर इंस्टेंस सारे लोग ये कह रहे हैं कि एंकरिंग ऑफ द इनिंग्स, या अक्सर लोग अनड्यू क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ऑन द बाबर आजम, की बाबर आजम बड़ा स्लो खेल रहा था, फखर तेज खेल रहा था, ये हो गया वो हो गया। सो बेसिकली उन लोगों को, भाई और बहनों, क्रिकेट की सेंस नहीं है, क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। एक होता है ना कि एमी बंदा जिसने पहली बार भी मैच देख रहा हो और अगर वो बोलना शुरू हो जाए, ये सबको हक है, कोई भी एनालिसिस दे सकता है, लेकिन आपको एक रीजन एनालिसिस और एनालिटिकल एनालिसिस जो है वो देना होता है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर पाकिस्तान का कल का हम उसमें एल्गोरिदम टेबल पे वैल्यूज पुट करें, तो पाकिस्तान की अगर उस टाइम पे 25.3 ओवर में 200 ही हमारा स्कोर होता, लेकिन अगर हमारी 2 विकेट्स गिरी होती, तो हम वही मैच कुछ रन से हार जाते। सो आपका विकेट्स को करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो विकेट्स हैंड में होने में 1 विकेट पर आपको 179 बनाना था 25 ओवर्स में। तो इस वजह से आप पार स्कोर से 21 रन अहेड थे और आप वो मैच बआसानी जीत गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बारिश वाले मैच के अंदर, जो केस स्टडी कल के मैच से भी पता चलती है, कि जिसमें बारिश की वजह से मैच इफेक्ट हो, या बैड लाइट हो जाए, या कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए, स्टॉर्म्स आ जाए कि मैच पॉसिबल ना हो, कुछ भी नेचुरल इवेंट, नेचुरल हैजर्ड की वजह से, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है कि उसने ट्रिकी बैलेंस मेंटेन करा। देयर हैज टू बी, कल जो कमेंटेटरी बॉक्स में भी बात की जा रही थी कि देयर हैज टू बी सम ट्रिकी बैलेंस विद रन रेट एज वेल एज विद विकेट्स इन हैंड। ठीक है, देर इज एडेड प्रेशर है, लेकिन आपको विकेट्स भी सिक्योर करनी है, मतलब आपने रिस्क फ्री शॉट खेलनी है। आपने बैड बॉल्स पे आप स्कोर करो, एंड जो आपकी अच्छी बॉल है उसको रिस्पेक्ट दें, उस पे आप अनड्यू रिस्क ना लें, बिकॉज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिसोर्सेज कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ विकेट्स एंड रिमेनिंग ओवर्स। सो नंबर ऑफ रिमेनिंग ओवर्स तो जाहिर सी बात है, ये तो नेचुरली चल रहा है, ये तो बैटिंग साइड के हाथ में नहीं होता, इसमें आपने एक नॉर्मल रन रेट पे आपने खेलते रहना है, लेकिन नंबर ऑफ विकेट सिक्योर करना ये बैटिंग साइड को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और अगर यही चीज पाकिस्तान, में कहता हूं कि अगर अब्दुल्ला शफीक भी फॉर इंस्टेंस आउट नहीं हुए होते और पाकिस्तान ये चीज 10 विकेट पे 200 पर होता, तो पाकिस्तान का मार्जिन ऑफ विक्ट्री 21 रन से भी ज्यादा होता। सही है। और पाकिस्तान का मार्जिन ऑफ विक्ट्री लगभग 38-37 रन का मार्जिन ऑफ विक्ट्री होता, अगर पाकिस्तान की कोई विकेट भी ना गिरी होती। सो दिस इज हाउ विकेट्स इन हैंड कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि आपको जब भी आप टीम सेकंड चेज करिए तो वो करिए, और उस डीएलएस के अंदर उनका एक पिविटल रोल है। लेकिन इसके ऊपर अभी भी आजकल जो है तनकीद की जाती है कि जो आपका T20 सिस्टम है उसके अंदर ये फीजिबल नहीं है, क्योंकि विकेट्स इन हैंड को उतनी ही इंपॉर्टेंस है कि जितनी जितनी आपकी दी जाती है किसी भी गेम के मतलब अंदर आपको दी जा रही है, इसको आपकी जो मतलब नंबर ऑफ ओवर्स को है। लेकिन T20 का अगर हमें फिनोमिनन पता है, तो हमें पता है कि अगर हम T20 में देखें, मैं आपको टेबल एक दफा जरा शो करवा दूं। दिस इज द टेबल गाइस, कि जिसके तहत आपने देखना होना है कि क्या रिसोर्सेज है। फॉर इंस्टेंस कल पाकिस्तान खेल रहा था, तो पाकिस्तान की अगर ये 25 ओवर्स में पाकिस्तान की कोई विकेट ना गिरी होती, तो रिसोर्सेज पाकिस्तान की जो 66.5 थी, जो रिसोर्सेज फार्मूला में अभी आपसे शेयर करता हूँ उसके तहत आपने कैलकुलेट करना होता है, तो लगभग पाकिस्तान को 160 फॉर वन होना था इन 25 ओवर्स। 160 टू 165 के बीच में पाकिस्तान का स्कोर होना चाहिए था इन 25 ओवर्स, तो आपका जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो 10-15 रन बढ़ जाता। तो 160 टू 65 फॉर जीरो होना था अगर पाकिस्तान की कोई विकेट भी नहीं गिरी होती। ये क्या था, अगर 10 विकेट्स इन हैंड है।
उसके लिए। लेकिन अब पाकिस्तान की क्योंकि एक विकेट गिरी हुई थी तो ये 63.9। अब देखिए पाकिस्तान की अगर 2 विकेट्स गिरी होती तो ये 60.5 हो गया, और अनफॉर्चुनेटली अगर 3 आउट होते, ठीक है, तो ये 56 होता। 3 आउट का मतलब पाकिस्तान का 240 टू 245 स्कोर होना चाहिए था 25 ओवर्स में, तो फिर जाके पाकिस्तान इस पोजीशन में होता कि वो मैच जीतता। तो मतलब आपकी विकेट्स इन हैंड कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप आगे चलते जाए तो विकेट जितनी गिरती जा रही है तो ये ऊपर जाता जा रहा है। तो इस वजह से अक्सर ये होता है कि जब भी मैच आप खेल रहे होते हो तो रिस्क प्रॉब्लम क्या होती है कि T20 में यही चीज होती है कि T20 में टीम ने अपना रन रेट हाई हाई ही रखना होता है। तो उस मैच के अंदर या हाई टेम्परेचर मैच के अंदर टीम विकेट्स के साथ रन रेट को फोकस करी होती है, रन रेट उनका ना गिरे, विकेट्स बेशक गिरती रहे T20 के अंदर, तो उसमें ये थोड़ा सा रिस्की है। मतलब फॉर इंस्टेंस आपने T20 में 250 बनाना है 20 ओवर्स में, अब 12.5 के रन रेट से आपने स्टार्ट से ही खेलना है। तो 12.5 के रन रेट से अगर आपने स्टार्ट से खेलना शुरू करना है, तो अब बीच में अगर आप उसमें विकेट्स आपकी गिर भी रही हैं और 8 ओवर में आपके 100 पे 5 आउट हो जाते हैं, स्टिल यू आर इन द गेम, कि आप उसको बना सकते हो। या 10 ओवर में आपके 150 पे 5 है, ठीक है, आप गेम पर। लेकिन अगर 10 ओवर में 150 पे 5 वाली टीम हार जाएगी, क्यों? क्योंकि डीएल के हिसाब से उसका स्कोर 5 विकेट की वजह से 150 से ऊपर होना चाहिए था, 158 होना चाहिए था, 162 होना चाहिए था, क्योंकि विकेट्स कम रह गई हैं। सो इस वजह से T20 के अंदर इस सिस्टम पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया जाता है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल ये बेस्ट वर्केबल सिस्टम है। स्टिल जितनी ऑप्शंस वी हैव उनमें सबसे अच्छा सिस्टम जो है वो डकवर्थ लुइस मेथड ही है। चलें जी, बैक टू द स्लाइड्स। मैं इस स्क्रीन को जरा बंद करूं, मैं दोबारा आपको स्लाइड्स पे लेके जाता हूं। अच्छा जी, सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी? हाउ मेनी ओवर्स लॉस्ट, व्हेन वर द ओवर्स लॉस्ट, एंड विकेट्स इन हैंड। दो रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज टेबल से कैसे कैलकुलेट होती है? एक नंबर ऑफ विकेट्स एंड रिमेनिंग ओवर्स। अब जब आपने ये कर लिया तो टीम टू का पार स्कोर निकाला था आपने किसी भी मोमेंट पर। सो फॉर इंस्टेंस जैसे पाकिस्तान का कल निकाला गया, और होता क्या है कि जो पार स्कोर होता है ना, वो जो मैंने आपको टेबल शो किया उसके हिसाब से जो रेफरी होता है, मैच रेफरी होता है, जब आपको फोरकास्ट होती है कि बारिश होनी है या बारिश नहीं भी होनी, तो एक सेफ प्रिकॉशंस के तौर पे मैच रेफरी जो है वो आपका जो भी ये मैच होता है उसके अंदर आपकी जो चेजिंग साइड होती है उसकी टीम मैनेजमेंट को वो दे दिया जाता है कि भाई इसके हिसाब से आपने स्कोर करना है। इसीलिए कल आपने अगर याद हो तो आपके फखर जमान ने ये बात की आफ्टर द पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर, जब बल्कि वो पॉडकास्ट पे जब ऑफिशियल पे बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान को कल जिन्होंने जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया, उन्होंने ये बात की कि मैंने 15 ओवर्स बाद हमने टीम मैनेजमेंट से पूछा कि हमें डकवर्थ लुइस के हिसाब से बता दें, बारिश किसी वक्त भी आ सकती है, तो हमें 20 ओवर्स में कहाँ पर होना है, या हमें 25 ओवर में कहाँ पर होना है, हमें पूरा एक चार्ट बता दे। तो फिर टीम मैनेजमेंट ने उनको चार्ट दिखाया कि यू हैव टू एक्सेलरेट नाउ। तो उसके बाद एक राइट गियर प्रॉपर चेंज आपको नजर आती है 15 ओवर के बाद। एक 5 ओवर में पाकिस्तान ने बहुत क्विकली खेला और उसके बाद फिर फर्दर और ज्यादा पाकिस्तान ने गियर पकड़े ही रखा। तो दिस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट जो है आपका ये डकवर्थ लुइस मेथड है। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है कि टीम वन जो है वो कुछ नहीं कर सकती रहे, ज्यादा फेज जो है वो टीम वन को ही होता है। बिकॉज जब आपने एक्सेलरेटेड गेम में जाना है और आपका टारगेट बढ़ गया है, तो इसमें खतरा टीम टू को भी हो सकता है कि उसकी विकेट्स गिर सकती हैं। और इसके अंदर आपको मैंने बताया कि कैलकुलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही है क्या, हाउ मेनी विकेट्स यू हैव इन हैंड। अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड नहीं है तो बेशक आपके पास ओवर्स पड़े हुए हैं, आपके पास स्ट्राइकर्स हैं, आपका जो पार स्कोर है वो आपको जो बनाना है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका मैच इन दी एंड आप हार जाओगे। और ये क्या है, ये थ्रू ए टेबल होता है। और टेबल कैसे आइडेंटिफाइड है? ये प्री डिफाइंड है टेबल है, और किस तरह से हुआ है? एल्गोरिदम के थ्रू, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टैटिस्टिशियंस ने बड़ा एक डिटेल्ड हंड्रेड्स ऑफ मैचेस को देखने के बाद ये मैं एनालिसिस बनाया है और उस पर ये चीज की है। और इसके बेसिकली क्या है कि पर्पस क्या है कि किसी भी टीम को एडवांटेज ना मिले जस्ट बिकॉज ऑफ रेन। बारिश की वजह से किसी भी टीम को कोई एडवांटेज ना मिले कि वो जीत गई है या हार गई है, क्योंकि बारिश तो एक नेचुरल फिनोमिनन है, उसमें उस टीम की एफर्ट तो नहीं है ना, कोई जीत जाए या हार जाए, तो वो इससे लिंक्ड नहीं होना चाहिए। और इसलिए कोशिश की गई है कि जितना अनफेयर ना हो, जितना फेयरनेस लाई जा सके उतनी लाई जाए। अच्छा जी, क्रिटिसिज्म इसमें क्या है? यार ये कि T20 क्रिकेट के लिए क्रिकेटिसिज्म है कि विकेट्स इन हैंड जो है ना, वो आपको इक्वल वेटेज ही दी जाती है एज पर द मिनिमम नंबर ऑफ ओवर्स लेफ्ट। तो ये T20 क्रिकेट के लिए ये फिजिबल नहीं है। उसमें कुछ फर्दर और फिजिबल तो है, मतलब मोस्ट वर्केबल सोल्यूशन है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन फॉर द T20 क्रिकेट नहीं है। फॉर द वनडे इट्स द परफेक्ट सोल्यूशन, लेकिन T20 के लिए देर शुड बी समथिंग अल्टर। और उस पर उम्मीद है कि स्टीव स्टर्न और बाकी जो आईसीसी की टीम है उस पर काम कर रहे होंगे, और वो कुछ ना कुछ फैंस के लिए एक नई चीज लाएंगे ताकि क्रिकेट के अंदर
क्रेज और जो पैशन है वो बरकरार रहे। अच्छा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और इसके अलावा ये जो जीके सीरीज है इट्स ऑन द स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ चीज़ों पर आपकी जीके सीरीज चलती रहेगी। और अभी क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, सो वी विल बी हैविंग 1 to 2 मोर वीडियोज ऑन द क्रिकेट बिफोर द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो गेम्स हैं उनके अंदर जो जो क्या हुआ, किस प्लेयर ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, कौन स्टैटिस्टिक वाइज कौन सा वर्ल्ड कप्स में रिकॉर्ड्स क्या हैं, इस तरह की जो चीज़ें, बिकॉज इस तरह की चीज़ें आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करें। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो भी स्पोर्ट का इवेंट होता है, जो साल होता है, इसके अलावा जो 2023 में इवेंट्स हुए हैं वो सब भी हम कवर कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको स्पोर्ट्स के जीके सीरीज के अंदर आपको मिल रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।